ओके, तो अनरियलाइज्ड रेंट सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? अनरियलाइज रेंट का क्लेम आसानी से नहीं मिलता। कब मिलता है? जब बिल्कुल किराएदार के पीछे पड़ जाओ, उसको लीगल नोटिस भेज दो, उसके खिलाफ एफआईआर करा दो कि भैया घर खाली कर दे मेरा, तूने इतना किराया मेरा नहीं दिया है। जब लीगल केस कर दोगे तब गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ भाई इसका मतलब जेन्युइन क्लेम है और आपको जेन्युइन क्लेम दे देगी। जिस साल में क्लेम करोगे उसी साल के अनरियलाइज रेंट का क्लेम मिलेगा, पीछे के सालों के अनरियलाइज रेंट का क्लेम नहीं मिलेगा। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, बोनाफाइड का मतलब भाई जेन्युइन होना चाहिए, सिंपल मतलब है इसका। फर्जी रेंट अग्रीमेंट दिखा के तुम अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम नहीं ले सकते। अच्छा, ये मतलब नहीं अगर मान लो कोई रिश्तेदारी है मेरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइन नहीं है। अगर हमने प्रॉपर रेंट अग्रीमेंट करा है, प्रॉपर अकाउंट में पैसे आ रहे हैं हर महीने मेरे, तो वो बोनाफाइड ही कहलाएगा। सबसे बड़ी प्रूफ यही होती है, रेंट रिसीट। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ये प्रूव कर देते हैं कि ये देखिए भाई साहब हर महीने टाइम से मेरे पास रेंट आता था, ये मेरा रेंट अग्रीमेंट था, अगर ये दोनों चीज़ें आप प्रूव कर देंगे तो फिर आपकी टेनेंसी को बोनाफाइड माना जाएगा। भले ही आपने अपनी खुद की बीवी को किराए पे दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्रीमेंट नहीं किया है तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको रेंटल रिसीट जो है वो प्रूव करनी पड़ेंगी। कैसे? बैंक स्टेटमेंट से या पासबुक से। उसमें अगर नरेशन में लिख के आ रहा है कि रेंट रेंट करके हर महीने टाइम से पैसा मिल रहा है, तो फिर आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि देखिए भाई साहब इनके बैंक से मेरे बैंक में पैसा आया है हर महीने नरेशन में ये लिखा गया है कि ये रेंट पे किया जा रहा है और सेम अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट पूरे साल आया है। ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में प्रूफ कर लो। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लैंड और टेनेंट के बीच में अगर दो कागज के, सादे कागज के पन्नों पे भी लिख के साइन हो जा रहा है, बस हाँ उसको एविडेंस की तरह प्रूफ करना है, वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट का एक ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिस पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हुई या कम पे हुई, तो आप उसी समय उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसको रेगुलराइज करा सकते हैं और फिर उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही है कि भाई विटनेस होना चाहिए, अग्रीमेंट का, ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए। बेसिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जेन्युइन है। ठीक है जी। दीपक बाबू, सौरभ बाबू, और कोई सवाल? आराम से सोच लो। ठीक है, देख लें अब पीछे जाके थोड़ा सा हम क्या पढ़ रहे थे। हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ रहे थे। हमें पता चला कि सर इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट, यानी सरकार जो कह रही है कि हाँ हमारे हिसाब से इतनी वैल्यू होनी चाहिए। वो कैसे निकालते थे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। उससे ज़्यादा नहीं ले सकते भाई साहब। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ये हमारा दूसरा स्टेप था। यहाँ जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो कहता था कि भाई मेरे हिसाब से तो एक्चुअल रेंट ये है। तो एक्चुअल रेंट कैसे निकलती थी? एनुअल रेंट यानी साल भर की रेंट माइनस साल भर में जो रेंट का पैसा आप वसूल नहीं कर पाए। एक्चुअल एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। जीएवी क्या होगी? स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने म्युनिसिपल वैल्यू का मीनिंग समझा, हमने फेयर रेंटल वैल्यू का मीनिंग समझा, हमने स्टैंडर्ड रेंट का मीनिंग समझा, हमने एनुअल रेंट का मीनिंग समझा। हमें ये भी पता चल गया कि एनुअल रेंट में से इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है उसकी छूट ले सकता है ओनर। हमने फिर ये भी देखा, एक पॉइंट देखो ये छूट गया था, कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो हमेशा 12 महीने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम ईयर। मतलब मान लो कि अप्रैल से मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है जून में,
तो अप्रैल और मई का म्यूनिसिपल वैल्यू, एफआरबी या स्टैंडर्ड रेंट कुछ कैलकुलेट नहीं किया जाएगा भाई। जब हमारे प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं थी तो उसकी वैल्यू को आप, उस पीरियड की वैल्यू को आप कैसे मेरी इनकम में ऐड कर सकते हो? तो प्रोपोर्शनेट करके हमें उस महीने का निकालना पड़ता है कि भैया जितने महीने प्रॉपर्टी हमारे पास थी। ठीक, अवेलेबल फॉर लेट आउट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अवेलेबल फॉर लेट आउट कब देखते हैं? एनुअल रेंट में देखते हैं। एमआरबी, एमबी, एफआरबी और एसआर में तो ये भी नहीं देखते कि प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट है कि नहीं है। अरे तुमने खुद ही अगर 4 घर सेल्फ ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो उस केस में क्या होगा? किराया तो कहीं से नहीं आ रहा है, 2 घर की वैल्यू को गवर्नमेंट ने नील मान लिया, बाकी के 2 घर में हमें जीएबी निकालनी पड़ेगी ना। तो कैसे निकालोगे? एक्चुअल रेंट तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपकी जीएबी बन जाएगी। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे भाई साहब कि इस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, फिर देखेंगे उसमें से जो ज़्यादा रहेगा वो ले लेंगे। बस ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड रेंट से कम रहे। पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे, पर कौन से साल में नहीं लेंगे 12 महीने का? जिस साल तुरंत उसी साल में खरीदी है, या जिस साल मान लो हमने दिसंबर तक प्रॉपर्टी रखी, 1 जनवरी को बेच दी, तो वो आखिरी के 3 महीने भाई प्रॉपर्टी थी ही नहीं हमारे पास, तो थोड़ी आप 12 महीने का निकालेंगे। फिर आप किस टाइम का निकालेंगे? 9 महीने का, जितने टाइम प्रॉपर्टी भाई मेरे पास थी। क्लियर? यस, एवरीबॉडी कंफर्टेबल? इजी कॉन्सेप्ट। चलो, ये सारा काम तो हो गया हमारा। अब एक सुंदर सा प्यारा सा इलस्ट्रेशन करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें समझ में आ गया है। आकाश बाबू के पास मुंबई में 5 घर है भाई साहब, 5 हाउसेज इन मुंबई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। एक भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। तो क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की छूट मिलेगी किसी में? नहीं मिलेगी, सारे के सारे लेट आउट हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। जीएवी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में आपको पहले तो निकालनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड रेंट। मैं बारी बारी यहाँ पे करता जाता हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? एक्चुअल रेंट, है ना? एक्चुअल रेंट। मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। AR अगर बोल दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट में क्या डिफरेंस है। हम स्टेप 1 में निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 2 में निकालते हैं एक्चुअल रेंट, और स्टेप 3 में हम बोल देते हैं कि इन दोनों में से विच एवर इज हायर दैट इज द जीएवी। तो पहले वाले का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ तो है ही नहीं भाई साहब स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ तो टेंशन ही नहीं लेनी। ये वो स्टेट है जिसने रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू करके रखा। तो कितनी हो गई भाई साहब म्यूनिसिपल वैल्यू? 90,000 हो गई भाई साहब। ये .00 लिखा है मैंने, वो पैसों के लिए, डेसिमल के लिए छोड़ा है, वो एक लिखने का तरीका होता है। 90,000 रुपये। तो यहाँ पे हो गई एक्सपेक्टेड रेंट अपनी कितनी? 90,000 रुपीज़। ज़्यादा बड़ा लिख दिया क्या? रुको, उसको सही लिखते हैं, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। इसको ब्लैक कर लें। 90,000 रुपीज़। एक्चुअल रेंट क्या है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ अनरियलाइज्ड रेंट कुछ भी नहीं है। एनुअल रेंट कितनी? 72,000। ये लीजिए भाई साहब, तो एक्चुअल रेंट आपकी कितनी हो गई? 72,000। विच एवर इज हायर इज कॉल्ड जीएवी। तो जीएवी कितनी हो गई? 90,000 हो गई। सेम प्रोसेस से मेरे को बताओ हाउस नंबर बी का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? हाउस नंबर बी का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? बोलो बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? अरे एक्सपेक्टेड रेंट बताओ भैया, जीएबी नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड रेंट बताओ। ER एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? FRB और MB विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 60,000, है ना? FRB और MB विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट 60,000। एक्चुअल रेंट कितना हो गया सर? 72,000 का एक्चुअल रेंट है भाई साहब। जीएबी क्या हो जाएगा? 72,000। बताओ भाई साहब,
तीसरे वाले घर में एक्सपेक्टेड रेंट कितनी होगी? हाँ, वेरी नाइस सौरभ बाबू। FRB और MB विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। 58,000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। एक्चुअल रेंट कितनी है भाई साहब? एक्चुअल रेंट है 60,000 रुपये। तो सरकार क्या बोलेगी कि भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी है 60,000 रुपये। चौथे वाले घर पे बताओ, किसने रेज हैंड करा है क्या? दीपक बाबू कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर लो। बताओ थर्ड हाउस का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? सॉरी, फोर्थ हाउस का, डी का एक्सपेक्टेड रेंट कितना? 25 के। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कूल, एकदम सिंपल है। एक्चुअल रेंट कितना है? 30,000। GAV कितना हो जाएगा? 30,000। सिंपल। सरकार बस अपना फायदा देखती, भाई जहां ज्यादा वैल्यू आए मुझे उस पर टैक्स दे दो। और बताओ भाई साहब, पांचवें वाले घर में बताओ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट है तो 78,000 से ज़्यादा की एक्सपेक्टेड रेंट नहीं हो सकती। एक्चुअल रेंट कितनी थी? 72,000 ही थी। गवर्नमेंट कह रही है मैं नहीं मानता, मेरा एक्सपेक्टेशन तो है कि 78,000 कम से कम होगी, तो 78,000 वुड बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, एवरीबडी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट नाउ? जितना मुश्किल तुम्हें सुनने में लग रहा था उतना मुश्किल प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बड़ा सिंपल है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास और सिंपल सिंपल आंसर निकालना तुम लोग। ठीक है, तो हम लोग रैप अप करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका होमवर्क है कि घर पे जो आपके पास मॉड्यूल पड़ी होगी उस मॉड्यूल में जहाँ कहीं भी आपको GAV के कैलकुलेशन के इलिस्ट्रेशंस मिले या क्वेश्चंस मिले, पकड़ के उसको सॉल्व कर लेना। टाइम पास के लिए बहुत सिंपल चीज़ है और मेरे को लगता है कि तुम लोगों को तो अब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही याद हो गया होगा। बस बार बार एक बार देख लोगे ना, उसको बार बार सॉल्व कर लोगे तो वो चीज़ बैठ जाएगी दिमाग में, फिर कोई टेंशन नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर एजुकेटर CA प्रकाश राय साइनिंग ऑफ। गुड नाइट गाइज एंड कीप बीइंग ऑसम।